सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, एक मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट। मिस्टर सुरेश, प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए।
सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद। आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निकटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित है, आपको अधिकृत करके जाएं। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे साथी कैलाश चौधरी, जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आइटम नंबर 7 तो मैंने अभी पुट 6 बोला था आपने, 7 भी बोल दो आप ही। ठीक है, नहीं अब 7 बोला है मैंने, 6 अब बोलता हूँ। जो हमारे शोभा जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, उनके नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है क्रम संख्या 6 पर, उनको सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री ए नारायण स्वामी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I lay the paper mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business, both English and Hindi version, sir. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री अजय कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 प्रतिमा भौमिक। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर एल मरुगन। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the ठीक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सर वही बोल। I rise to present the 37th report of the Business Advisory Committee. आइटम नंबर 14 श्री हरीश त्रिवेदी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री जयंत सिन्हा जी। Is to present a copy of the 52nd report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finance on the Competition Amendment Bill 2022 as listed against my name at serial number 15 in today's revised list of business. 16 श्री संतोष कुमार गंगवार जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 173वें, 174वें और 175वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। आइटम नंबर 17 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to lay on the table a copy each of the 240 and 241 reports Hindi and English version of the Standing Committee on Home Affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you, sir. आइटम नंबर 18 श्री तापिर गांव। Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy each of the 328, 329, 330, 331, and 332 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 18 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 19 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 20 श्री डॉक्टर एल मरुगन। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 20 regarding the status of implementation of the recommendations, observation contained in the 34 report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on the demands for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. आइटम नंबर 21 श्री अधीर रंजन चौधरी जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट। Sir, that this House do agree with the 36th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th December 2022. Pollaji today is little magnanimous upon me. First, generous upon me today. ये सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 12/12/2022 को सभा में प्रस्तुत 36वें से प्रतिवेदन से सहमत हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो भी माननीय सदस्य 377 के अधीन मामले उठाना चाहते हैं, वो 20 मिनट में सदन के पटल पर रखने की उनको इजाजत दी जाती है। आइटम नंबर 23-24 अनुदानों की अनुरक्त मांगों, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में शून्यकाल माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद शून्यकाल होगा। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Honorable Speaker, sir, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the additional demand for grants 22-23. I begin by quoting the author Jonathan Swift. As the vilest writer has his readers, so the greatest liar has his believers. And it often happens that if a lie be believed for only 1 hour, it has done its work. Falsehood flies and truth comes limping after it. This government has us believe every February that this country's economy is going great guns. We are the fastest growing, most efficient global player. Everyone is getting employment. We're getting gas cylinders. We're getting electricity. We're getting pakka houses. This falsehood flies for about 8 to 10 months, and then the truth comes limping after it. And now we are in December, and the government says it needs another 3.26 lakh crores of additional funds over and above the budget estimate. The government and the ruling party coined the term pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual pappu really is. NSO numbers were out yesterday.
Industrial output has shrunk by 4% in October to a 26-month low. The manufacturing sector contracted 5.6%. Manufacturing is still the biggest generator of jobs. 17 of the industry sectors that make up the index of industrial production have recorded negative growth rates. Forex reserves have fallen by $72 billion in under a year. The Honorable Finance Minister yesterday during question hour mentioned how apparently 50% of FII inflows into emerging markets are coming into India. Wonderful. But her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very house, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment, of a healthy tax environment? Who's the pappu now? There is an atmosphere of terror in this country with the sword of the Enforcement Directorate hanging over businessmen and high net worth individuals. The ruling party buys lawmakers for hundreds of crores, and yet members of the opposition represent 95% of lawmakers under investigation by the Enforcement Directorate. But forget politicians. They're tough. They can fend for themselves. Businessmen and high net worth individuals are soft targets. In the monsoon session, in response to a query from my honorable colleague from the JDU, Mr. Rajiv Ranjan Singh, the Finance Ministry informed this House that in the past 17 years, the ED has opened 5,422 investigations under the PMLA, but has convicted only 23 people. That is a conviction rate of a pathetic 0.5%. Since 2011, the ED has launched 1,600 investigations, 1,800 raids, and convicted only 10 people. In the supplementary demand for grants, I see that the government is asking for an additional 2,900 crores to buy land and ready-built accommodation, office accommodation for the Enforcement Directorate. The taxpayers, you and I, are paying for the ED's operations, for their prosecutions, for their investigations, for their foreign junkets. So do Parliament and public representatives have no right to ask this na khaunga, na khane dunga sarkar, who's presiding over the ED, why there is such a pathetic conviction rate of 0.5%? Is the ED's job only to harass people, or is it to actually track down and catch the perpetrators of financial crimes? What is this level of incompetence? Who's the pappu now? Members of the ruling party continue to spread falsehoods about the benefits of demonetization ad nauseum with no regard to the actual data. You have not achieved the goals of a cashless digital economy. You have not achieved the goals of phasing out fake currency, even after 6 years of your dhamaka announcement. Currency in circulation has doubled from 18 lakh crores in November 2016 to 32 lakh crores in November 22. Cash management company CMS's cash index for ATM hit an all-time high this Diwali. Cash is still king. Demonetization did not achieve any of the 3 targets. Who's the pappu now? I've been reviewing the demand for additional grants, and there are various items in it that are shocking. From a total subsidy request of 1,09,000 crores in March, the Department of Fertilizers has asked for an equal amount in the supplementary request. Just urea alone is accounting for 86,000 crores. Phosphorus and potassium are controlled because they're nutrient-based subsidies. What is this government doing to stem the overuse of urea, which is killing the soil, killing productivity, and killing our health? What the soil needs is balanced use of fertilizers. Bengal has been promoting a balanced fertilizer blend of major fertilizers. And now we are suffering because the center is starving us of the most popular mix of NPK, which is the basal application for potato. During November 22, Bengal asked for a certain amount, and only 33% of our demand for balanced fertilizers was met by the center. Most of the urea-based subsidy is going to GAIL, because GAIL supplies the maximum gas to the fertilizer sector. When are we going to see the much promised reform and competition in this natural gas sector? When are we going to see the promised transmission system operator,
the unbundling of GAIL. Is the government hiding and protecting GAIL under the garb of providing urea subsidies to people? Nearly 2,000 crores supplementary demand is for large industry, whereas only 233 crores is for the MSME sector. But the MSME sector accounts for 90% of jobs in the industrial sector. These are very distorted priorities. About 45,000 crores demand is for Manrega and other rural employment schemes. This is far too little, far too late. The rural sector accounts for nearly 2/3 of employment in this country. Field reports suggest that only a very small fraction of rural households are getting Manrega jobs. That too, not more than 30 to 40 days instead of the assured 100 days. That too, there's a 3 to 4 week lag in wage payment simply because there is inadequate allocation of funds. There is also no supplementary demand for subsidized food delivery under PDS. There's an overall anti-poor bias in the supplementary demand for grants. BSNL is being provided, this is very interesting, BSNL is being provided a viability gap funding of 18,000 crores for rural wireline operations. Prima facie, I don't have a problem with this. But if the government of India wants to keep giving BSNL viability gap funding, it is also giving it free spectrum worth 30,000 crores. Then why not make BSNL free roaming rural for everybody? If I'm not a BSNL user, I'm an Airtel user. I am paying for BSNL's free spectrum. It is not only BSNL subscribers who are paying for it. So if Airtel has poor network in a rural area, why can my phone not latch on to BSNL? Taxpayers are paying for this. Make it free for all in rural areas. The supplementary demand for grants will amount to an additional expenditure of about 4.36 lakh crores. This is going to raise the fiscal deficit above the target that you mentioned in the budget. So what is the government's additional revenue mobilization measures, especially non-tax revenue, that is going to make this up, make up the additional expenditure so we stay within the fiscal demand targets, fiscal deficit target? The Honorable Finance Minister yesterday stood in this house and she likened us, the opposition, to Videsh ka dushman. And she said, we have Jalan ka bhavna at India's growth. I stand here today to tell the Honorable Minister, wherever she may be, to tell this government, to tell this ruling party, that all of us here have given up our lives, our youth, our jivon, our jovon, as it were, to dedicate ourselves to the service of this great land, to the service of its people. We represent the farthest corners of this country, from Karimpur to Kutch, from Katgodam to Kasargod. It is our inalienable right to ask the questions of this government. It is our right to question your incompetence. And it is this government's Raj Dharma that should make the treasury benches sit down, listen to our voices, and not react like the proverbial Khisyani Billi. It requires enormous courage and tenacity to simply stand up here and speak the truth, and we are doing it. In contrast, the ruling party is moving from one incendiary issue to another, from the division of Bengal into North and South, to the Citizenship Amendment Bill, to releasing convicted lifetime murderers and rapists just before an election, to openly trying to challenge the judiciary into submission. You somehow keep hoping that you will scare India into submission and you will keep winning power term after term. But it's not working. You just went to election in 3 states. With all your might, with all your resources, you won in only 1. The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the Pappu now? A certain honorable MP from the treasury benches, who's given to trespassing in high security zones, who goads us all with equal measure of falsehood and fake bravado, yesterday took cheap pot shots at my state, the state of Bengal, with false claims of diversion of Manrega funds. To him, I say this, sir, don't push your luck. I went to Mount Holyoke College. I worship Ma Kali, and I've been elected twice from a border constituency. In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. A certain Jari Booty Baba says publicly, he likes women in saris, shalwars, and also nothing at all. In the presence of the wife of a deputy chief minister of the ruling party, hand on heart, ask yourselves, had any opposition leader said anything remotely similar, you would have been baying for their blood. The ruling party does not denounce it. There is no outrage. A convicted murderer and rapist is publicly giving sermons while out on parole, and leaders of the ruling party are listening to it. You do not have the moral clarity to call out right from wrong. Who's the Pappu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva.
I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी. This is a question that India needs to answer. Thank you very much. Jai Hind. Shri A.M. Arif ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, I wish to express the views of CPIM on the supplementary demands for grants. Sir, at the outset, I wish to request the Honorable Minister not to take our criticism personally. Fortunately or unfortunately, she is not present here. We raise the issues for the common people of this country. This is our duty, sir. I read the latest report of Public Accounts Committee on excess over oats grants and charge appropriation for 2019-20. In that report, PSC has found that out of the two ministries which incurred excess of expenditure over the allotted funds, one is the Ministry of Finance. So the PSC was astonished to note that the bulk of the excess expenditure was reported by the Department of Revenue and is amounted to a whopping rupees 31,934 crores. Sir, it is pertinent to note that this excess expenditure was over the above the supplementary grant of around 40,000 crore the ministry has taken in March 2020. Sir, if the finance ministry itself is incurring expenditure over ordered grants and then submit for regularization, what is the purpose of presenting these demands here? Why our precious time is wasted by this exercise? So I will quote the remark made by the PSC as I feel it is very relevant to the overall financial management of the economy of this country by this government. So analysis of reason given by the ministries revealed that, I quote, like in the past, lack of continuous watch over the flow of expenditure, lack of timely review of financial requirements, and failure to properly anticipate the requirement of additional funds continue to be the main reasons for the excess expenditure. Sir, in 2021, at the time of COVID-19, Honorable Finance Minister announced a stimulus and relief package of 20 lakhs crore. What is the result of that packages? Sir, no one knows what relief these packages gave to common man other than false promises and tall claim like moratorium on bank loans. What they got was 5 kilogram rice every month and nothing else. And cook that rice, they are now spending huge amounts for their pockets as the LPG subsidy is not given for the past 2 years. And what about petroleum products? Luckily, due to the election to Gujarat and Himachal Pradesh assemblies, the government has applied sudden brake and stopped the increasing the prices. But today or tomorrow, surely it will be skyrocketed. It has become crystal clear now that moratoriums on bank loans were mere eyewash and helped only the increase the interest burden by the extending the loans. Sir, not a single paisa out of the loans taken by the poor people in this country was either written off or the interest burden by the stimulus packages. Similarly, lack of students who had taken the education loans were not given any respite, even though their studies were disturbed due to the COVID-19. Sir, I challenge this government to bring out a white paper on the Atmanirbhar Bharat stimulus package. But I know it will never, as the truth will get revealed. The government which was hesitant to help crores of the petty traders, farmers, self-employed and manual laborers affected by the COVID-19. But at the same time, government has no hesitation in writing off about 10 lakh crore bad loans of crony capitalists in the 5 years. Sir, it is better to change the name Atmanirbhar Bharat to
Adani Nirbhar Bharat, as well as the asset of the country is handed over to the Adani Group. Sir, almost all major airports are in the hands of Adani. Seaports also not different. Sir, it is not a shame that we have been degraded as a country without national carrier with the sale of Air India. Sir, at the cost of national aircraft, the Honorable Prime Minister has purchased 2 aircrafts for his use. What did the spirit of nationalism? The Prime Minister reminds us every now and then fly away while selling their Air India. Sir, after Air India, seaports and airports, and then turn to railways. Already, government has started the privatization of railway through back doors, and we will have to wait only another few years to see who is, sir, 1 minute, to who is going to take over it. What is happening in the accounts of COVID-19? See, sir, even for traveling distance of less than 5 kilometers, the government has to give rupees 30 as the railway is running all the passenger train as express specials in the name of COVID-19. Similarly, the concession given to the senior citizen, in railway tickets was taken away in the name of COVID. And now what? The government says it will not be restored. It will not be restored. Sir, I wonder whether any other democratically elected government will do the people so cunningly in the name of pandemic after it has become completely under control. So COVID-19, global recession, Ukraine war, what else? It brings cheers to the government as they can loot people in the name of code. After this COVID, you are withdrawing all the fellowship grants for minorities who are studying in the different colleges, central universities. Sir, even in the Manrega scheme, which is big relief for the rural people of the country, is being destroyed by this government without allocating sufficient funds and unpractical norms. No, please conclude. This year, Kerala government asked for the fund for generating 10.31 crore work days, but the sanction was given only 6 crore days. Also, this government is accusing the state governments by denying its due share of central tax and with the stopping the GST compensation. States are literally in the mercy of the central government. Sir, every time an assembly election comes, our Prime Minister reminds the people of the needs for double engine development, which itself against the spirit of the constitution, sir. He is bound to do service to all states without any discrimination, whether it is BJP or non-BJP. Sir, it is a threat to the people of the state that if you elect different party other than BJP, your development will be halted. Sir, concluding. 1 minute. For reducing the unwanted expenditure and utilize the available resources of the maximum, for the past 2 years, I have been repeatedly inviting the attention of the Ministry of Education on the need for taking over project sector Kendriya Vidyalaya in Kayagulam in my parliament constituency. Sir, it would cost even rupees 50 crores for taking over all the 14 project sector KVs which are on the verge of closure. And even now, this government has been non-committal to spending such a small amount for the sake. Mohammad Bashir Saab ji. आप शुरू कीजिए. Sir, thank you very much. Sir, while discussing this demand, supplementary demand for grant, sir, we must be prepared for an introspection on 2 things. Number 1, whether the money allotted as a budget or supplementary demand for various schemes, whether it is properly spent and really attain the achievement. Second thing, whether the country have at least or partially succeeded in reducing the growth inequality between economically elite group and the downtrodden section of the society. So now coming to my first point. Yesterday in this house, the report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Ministry of Minority Affairs, presented the report. So if you go through that report,
you will have a kind of guilty conscience. Sir, committee narrated how badly the budget allocation is handled. It tells you the story of unspent, underspent of allocation, surrendering of the budget allocation in the end of the year. Committee also says that implementation of various schemes for the minorities, that is, they are taking a kind of lukewarm attitude. Committee even stated that they have miserably failed in utilizing budget allocation. Those who read this report may surprise whether this department is dead or alive. That is the situation, sir. Sir, I would like to say that. Who is responsible for this? And what is exactly the reason for this bad players? I would like to say that we need not blame only the department. Policy of the government is also responsible for this. Actually, what is happening, sir? With regard to these minority kind of activities, government makes impediments and stumbling block in the way of implementing the things. Sir, because of the negative attitude of the government towards this section, what is happening? They are pushed into unendurable hardship. That is actually. I will tell you a glaring example, sir. With regard to the scholarship, class 1 to 8, pre-metric, then Maulana Azad scholarship and the fellowship. These two schemes were very useful for that, for the education upliftment of this marginalized section. But you have curtailed that. You have taken away that. Sir, in Malayalam there is a phrase, Picha Chattiyil Kayittu Vailla. It means that grabbing and snatching from the begging bowls. That is happening in respect to them, sir. So it is to be corrected. You are speaking chanting the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. Is it true? It is only a lip exercise happening in this. Sir, students are agitating. Yesterday we went there. I went there and saw the students, girls and boys. Sir, I asked that police officer, for what purpose you have brought them here? They shouted slogans. Sir, we call India as the mother of the democracy. In such a country, if they shout slogans, why they are arrested, sir? That is happening in this case also, sir. In that case, that is there. Now coming to my second point, that is growth inequality. Sir, I quote from the World Inequality Report 2022. That says, I quote, according to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world, with widespread poverty and along with the affluent elite. The report points out that in 2021, the top 10% held 57% of the total wealth in the country, while share of the bottom 50 was just 13%. Oxfam India report on inequality finds that the richest 98 Indians own the same wealth as bottom 552 million people. The COVID pandemic has created some difference. In addition to that, it says that all these points are with the billionaires. So I am coming to the other thing. Instead of taking effective steps to control the things, what the government is doing, they are widening the inequality, sir. Now again coming back to the minorities and SC/ST. Most worrisome thing is what, sir? National integration, communal harmony, peaceful coexistence. It is vanishing from the horizon of India. That is what is happening, sir. Sir, we have to realize, Indian freedom movement, even that is polluted, sir. You are rewriting the history, which is an offense you are doing. Mind of young generation is polluted, sir. Textbooks are rewritten. History books are rewritten. That is happening in this, sir. Body, authentic body, sir. Let me just take 1 minute. Please. Yeah, 1 minute, sir. NCERT, UGC, ICHR, universities are all headed by the person having vested interest, sir. Selection to the higher post are
not on the basis of merit or their credential. It is on the basis of political consideration only, sir. The legislation are taken place in different states, sir. Different legislation, anti-love jihad and anti-conversion. This kind of legislation is for what? Only to create confusion and unrest in this country, sir. I don't want to take much of the time. What I'm asking is, government should be serious in this, sir. Government should not have party. Government should not have partisan attitude. Government is of the people. I will try to tell you, there may be some ideology you may like or dislike. That should not be the criteria in deciding. Only one, I quote from Mahatma Gandhi's quoting. Mahatmaji told, you have to do the right thing. You may never know what result come from that. So that is the thing. So what in brief, sir, concluding, I am asking justice for the minorities and down to you should not do this kind of injustice to them. Sir, with a few words, I conclude. Thank you very much, sir. Ji, please. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने हमारी सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं काफ़ी देर से अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों को बैठ के सुन रहा था। निश्चित तौर से जो हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इनमें जो हमने मांग की है, ये आश्चर्य है कि हमारे कुछ माननीय सदस्य ये कहें कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्यों लाया, और उसके संबंध में जिस तरह की टिप्पणी की गई, पप्पू की टिप्पणी की गई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत वर्षों से लोग बैठे रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, और ये बजट में एक प्रक्रिया है कि अगर बजट में जो हम साल का एक एनुअल आउटले का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते, और जब उसको हम फोर्सी नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ गई, चाहे नेचुरल क्लैमिटी हो, चाहे फ्लड हो, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या इस तरह की स्थिति हो कि शायद दुनिया का असर सब देशों पे पड़ता है, यूक्रेन का या रसिया का जिस तरीके का युद्ध हुआ, जिसके नाते फर्टिलाइजर की सप्लाई जो यूक्रेन हमें करता था यूरिया का या रसिया करता था, उस युद्ध के नाते अगर हमको दूसरी कंट्रीज से लेना पड़ा, तो ये शायद शाश्वत नियम है कि हमेशा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आता रहा, और ये हर सरकार में, हमारे कांग्रेस भी बहुत दिन सत्ता में रही है। मुझे तो लगता है ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड्स हम लेके आए, फर्स्ट सप्लीमेंट्री बैच हमारा है। और यहाँ तो बजट पास होने के बाद जैसे मानसून सेशन शुरू होता है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आ जाता है, और हम तो मानसून को विंटर सेशन में इसको लेके आए, और किन परिस्थितियों में लेकर के आए, सरकार की तरफ से भी कहा गया, और हमारे निशिकांत जी और यशवंत जी ने सारे लोगों ने विस्तार से कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि राज्यों में भी यह प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर जिसका बजट में प्राविधान नहीं आउटले और उसके खर्चे की जरूरत पड़ गई सरकार को, और सरकार उस खर्च को करती है, तो एक एक पैसे को बिना सदन से रेक्टिफाई कराए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक पैसे की सैंक्शन हो नहीं सकती। तो ये राज्य में भी होता है, और लगातार ये एक प्रक्रिया है बजट की। अगर बजट का ज्ञान हो तो निश्चित तौर से ये सप्लीमेंट्री डिमांड पर ग्रांट उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि आखिर ये कौन पप्पू है, तो इसके अंदर राज्य में अगर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आ रहा है तो बताना पड़ेगा उनके राज्य में कौन पप्पी है जो इस तरह के बजट लेकर के आया है। आखिर निश्चित, अच्छा ये पप्पू और पप्पू में क्या, देख लेंगे। ओके ओके, अब ये तो अधिष्ठाता महोदय आप तय करेंगे। ओके, आप तय करेंगे, आप तो तय करेंगे
पप्पी शब्द निकाल दीजिएगा, कुछ और क्यों क्यों साहब? अरे जी चलिए चलिए, उसको आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नो नो नो, आप बैठिए, चौधरी साहब बैठिए, आप बैठिए। अधिष्ठाता महोदय, जिसको आप कह रहे हैं आपका फैसला शिरोधार्य है, लेकिन जो मैंने कहा है, मैंने अगर राज्य के लिए कहा है तो उस शब्द को केवल आप अनपार्लियामेंट्री कैसे करेंगे? अगर उसको गोद में लेके खिलाते हो तो फिर उसको आप अनपार्लियामेंट्री अगर कहेंगे तो आप देखिए कि कितना प्यार से पप्पी को लोग खिलाते हैं। ओके फिर तो इस तरीके से आप समझ प्लीज नो, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज मैं आपसे प्लीज डोंट इंसिस्ट लाने का, अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। सप्लीमेंट्री लाने का जी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लाने का मुख्य कारण है इसकी हायर सब्सिडी बिल जो हमारे ऊपर आया, चाहे वो फर्टिलाइजर यूरिया हो और चाहे फूड पे हो, चाहे एलपीजी पे हो। तो इस फर्टिलाइजर, फूड, एलपीजी पे और 10% हमने इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया। आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम वो खर्च करते हैं जिससे देश के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या अस्थायी परिसंपत्तियां, चाहे रोड हो चाहे रेल हो। आज हमने इस बजट में रोड और रेल के लिए लिया है सर्वाधिक, तो इसकी तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि देश में अगर आज हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कभी कल्पना की थी किसी सरकारों ने? हाईवे तो बना नहीं पा रहे थे, आज हम हाईवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर, चाहे यूपी हो, 11 कॉरिडोर बना रहे हैं। जहां हाईवे बनेगा उसके किनारे इंडस्ट्री आएंगी तो निश्चित है देश दुनिया में सबसे आगे विकास करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से इस बजट में जो एस्टिमेट एक्सीड हो जाता है, मैं इसके कारण बता रहा हूं। और उसके कारण को सरकार को जब अधिक दाम देना पड़ता, प्राइसेज देना पड़ता, खाद के दाम में 30% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी 2022 से। तो अगर आज जनवरी 2022 से फर्टिलाइजर के दाम में वृद्धि हुई, हम अभी तक 1650 रुपीज पर बैग सब्सिडी देते थे। 1650 रुपए का जिस बैग पे हम किसानों के देश के लिए, ये बात किसानों की करते हैं, किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी तक जो किसानों के खाद पे 1650 रुपया खाद पे सब्सिडी पर बैग दे रही थी, अब वो इस बजट को लाके 2501 रुपया हम पर बैग के खाद पे सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के किसानों के लिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उससे आज कम से कम 50% पिछले साल की तुलना में हमारे ऊपर बोझ बढ़ा है, इसलिए हमें लाना पड़ा है। मानव, मैं कहता हूं कि आप ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, हम एक एक ग्रांट से आएंगे कि हमने किस तरीके से लिया, लेकिन आज भी ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, जिसने कहा कि एज पर IMF GDP ग्रोथ रेट इन 2022, the IMF GDP projection for India stands at 7.4% in 2022-23, which is significantly higher than the most of the developing countries. China, for example, had a rate of only 3%. जिस चाइना की रोज बात करते हैं, जिस अमेरिका की रोज बात करते हैं, आज इस सदन में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस बात का निश्चित तौर से शोध हो रहा होगा कि आज दुनिया में भारत का, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के कोई कंट्री हो, आज दुनिया में अगर इन्फ्लेशन पे किसी ने नियंत्रण पाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाया है। और मैं ये बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जिस तरीके से हमने किया है, और GDP पे जिस तरह से हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा बढ़ा है, तो उस तरीके आज हमारा GDP का प्रोजेक्शन क्या है, ये IMF के आंकड़ों के हिसाब से 7.4%, तो हमारी ग्रोथ रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक, और पाकिस्तान का 2%, आज चाइना का 3.1% है, USA का 2.6%, यूनाइटेड किंगडम का 4.2% है, और पाकिस्तान भी हमसे पीछे, बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश का भी बेहतर है 7.2%। ये IMF का है। आज पूरी दुनिया में GDP में, जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर है,
वो 3.5% हो गया, जबकि 2014 में 2.6% था पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंडिया का जीडीपी का शेयर था। और ये 2027 में पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर 4% होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कहना चाहता हूं, आज इन्फ्लेशन में अभी निशिकांत जी ने जब डिबेट शुरू किया था तो मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन उल्लेख कर दूंगा कि आज जो दुनिया की टॉप 5 टॉप ग्लोबल इकोनॉमी थी, जिसमें इंग्लैंड भी एक था, उस इंग्लैंड की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि आज वहां 3 प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। उसका उल्लेख उन्होंने किया था। और आज केवल मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां इंडिया में हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, जहां इंग्लैंड के आज जिस तरीके की 10.1% है, रूस की भी इन्फ्लेशन, वहां भी महंगाई 14.3% है, जर्मनी की 12% है, ब्राजील की 8.7% है। कभी भी कांग्रेस यूपीए की सरकार में डबल डिजिट से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आया है। पहली बार 7% के इन्फ्लेशन पे आज भारत की सरकार ने इस देश को महंगाई पे नियंत्रण किया है। तो इसलिए नहीं, मैं वही चीजें जो कह रहा हूं, आप एनएसओ का रिकॉर्ड देख लीजिए कि नेशनल जो स्टैटिक्स हमारा है, इस नेशनल स्टैटिक्स का रिकॉर्ड क्या है कि हम 2019-20 में जब कोविड की वैश्विक चुनौती थी, उस महामारी के पूर्व जो हमारा जीडीपी था, आज ये नीतियां हमारी हैं, हमारे इस तरीके का आज संकल्प है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्व की वास्तविक जीडीपी को पुनः 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में लाने पे हम ले आए। आज ये सेकेंड क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूं एनएसओ के द्वारा। आज सेकेंड क्वार्टर में 2022-23 में हमारा 6.3% है। फर्स्ट क्वार्टर में इससे भी हमारा ज्यादा था 2022-23 में। और हम कहते हैं खाली कमेंट कर देने से नहीं हो, आज हमको देखना होगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, हमारा देखना होगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कितना है, हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से मैं साथियों का आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन केवल सेकंड एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में भारत के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं कि जीडीपी का 2022-23 के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं, उसके जीडीपी का 58.4% आज डोमेस्टिक कंजम्पशन है। जहां दुनिया में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रेड बटर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाइना में जहां लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पे जैसा उल्लेख किया हमारे साथियों ने, और आज भारत में इस तरह का डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है जो 58.4%। ये उपलब्धियां हैं। आप इस पे बात करिए, आप इस पे चर्चा करिए कि 2013-14 के बाद जो सभी वर्षों में हमारा जो अभी तो शुरू किया है। जी जी जी, मुझे पार्टी की तरफ से समय है, मानवर दे लेने दीजिए। एकदम से समाप्त मत कीजिए कि नहीं, समाप्ति की तरफ बढ़िए, एकदम से समाप्त मत कीजिए। मानवर हमारी पार्टी, आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट जी, 10 मिनट तो देंगे। अब बोलिए, तो बोलिए। 10 मिनट भी नहीं देंगे हम, अब बता दीजिए। तो इसलिए आज उस कोविड की चुनौती के बाद जो हमारा ट्रेड है, होटल ट्रांसपोर्ट है या सर्विस सेक्टर है, उसके फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में 16% की वृद्धि हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ये निवेश को दर्शाता है। आज हमारी निवेश की स्थिति क्या है? निवेश की स्थिति दुनिया में 2022-23 की पहली छमाही में देखिए, कम से कम इसका जवाब तो दीजिए कि क्या भारत ने, आज अभी मैं काठमांडू गया था और वहां पे मेरी एम्बेसडर साहब से बात हो रही थी, ये केवल भारत का सवाल कि अभी भी चाइना दुनिया से अलग थलग है, अपने लॉकडाउन से जूझ रहा है। आज नेपाल में जहां हमारा व्यापारिक संबंध है, आज भारत का हर जगह एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उसका नतीजा है कि आज हमारे इस भारत के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भारत है, जहां हमारा निवेश सुरक्षित रह सकता है। और उसी की देन है कि 2022-23 की पहली छमाही में $20.2 बिलियन का एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज कभी इस पे तो नहीं चर्चा किया कि हमने किस तरह से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए
हम सबका साथ सबके विकास की केवल बात नहीं करते, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सेंटर स्टेट्स को भी मदद करें, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो। उसके लिए हमने 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स फंड बनाया। उस पर चर्चा कर लिए कि 7.5 लाख कैपेक्स फंड में हमने कितना दिया है। भारत सरकार ने 2022-23 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए हमने कैपेक्स फंड 7.5 लाख का, और ये नहीं कि केवल फंड बनाया, अब तक उसमें हम 54% से अधिक अप्रैल से अक्टूबर तक अधिष्ठाता महोदय भारत सरकार खर्च कर चुकी है, राज्यों को भी दे चुकी है। ये है सेंटर स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर। अरे कम से कम बजट पे, देश की सुरक्षा पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे तो कम से कम हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें, और कम से कम बजट पे जब बात करें तो बजट का ज्ञान तो रहना चाहिए कि आज हो। और जब हम उसका परिणाम भी आ रहा है कि आज जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है, इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं सकती। ये तो सभी मानते हैं कि कोविड की वैश्विक चुनौती ने एक ग्लोबल रिसेशन कर दिया है, लेकिन उस मंदी के बावजूद, उस रिसेशन के बावजूद भी जो मंदी आई है 2022-23 या 19-20 के बाद से कोविड की शुरू हुई, उसके भी हम सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट जीडीपी का 23.3% है, जो न केवल 15-16 के बाद से अभी तक के वर्षों में सबसे पहला रिकॉर्ड है कि आज हम दुनिया में एक्सपोर्ट में 23.3% का हमारा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट हमारा 22.9% था, सेकेंड क्वार्टर में 23.93% है। इसका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट दे शुड बी सेटिस्फाइड कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नाउ आवर एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर टू ईयर। तो कम से कम इस बात के लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक रूप से आलोचना करिए, उसमें पूरा अधिकार होता है। और आज दुनिया में उच्चतम इन्फ्लेशन के बावजूद भी आज हमने भारत में 22-23 के पहले 6 मंथ में जिस तरह से वृद्धि दर हासिल किया है, वो हमारा 9.7% की ग्रोथ रेट है, जबकि इंडोनेशिया की ग्रोथ रेट 5.6% है, चाइना की 2.2 है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की 3.2 है। तो किस पे आप बात करेंगे? आज ग्रोथ रेट हो तो दुनिया के हम देशों से तुलना कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात हो तो दूसरे से हम तुलना कर रहे हैं। समाप्त और अगर कीजिए। मैं केवल 5 मिनट और लूंगा, 2 मिनट दूसरी छमाही हो तो उसमें भी 6.5%। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए ये हमने तय किया है कि 2024-25 तक हम अपने देश की $5 ट्रिलियन बनाएंगे। इसी पे कर लिए। मैं तो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रिक्वेस्ट कर रहा था कि मान्यवर, आखिर आप तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। 193 पे एक चर्चा इंडिया एमर्जिंग इकोनॉमी एज ए टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी, इस पे चर्चा कर लीजिए। तो माननीय स्पीकर साहब ने कहा था कि जगदम्बिका जी, आप बजट पे जितनी देर बोलना चाहिए आज बोल लीजिएगा। तो हमें तो स्पीकर साहब की तरफ से आज समय मिला हुआ है, तो अधिष्ठाता महोदय कम से उस पर कृपा रखिए। मैं कहता हूं कि सुप्रिया मौजूद थी और तमाम लोग हमारे दादा मौजूद हैं कि 2014 में आप क्या कहते थे? 2014 में आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया। ये आपका भाषण है। तो 2014 में इस देश में आप स्वयं कहते थे कि एक पॉलिसी पैरालिसिस, सुप्रिया को भी याद होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था, यहाँ की टर्मिनोलॉजी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ किसी का, तो कि नीतियां पंग हो गई मनमोहन सिंह की सरकार। आप भी कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, इट वाज वेरी कॉमन। और उस पॉलिसी पैरालिसिस में स्थिति ये हो गई थी कि एफडीआई आने की बात तो छोड़ दीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, भारत के उद्योगपति अपनी पूंजी को यूरोपियन यूनियन में, साउथ अफ्रीका में वहां लगाने थे। चिंता का विषय हो गया था कि आखिर इस भारत से क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं। और आज क्या स्थिति है कि आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए कि हम $5 ट्रिलियन को हमने सेट किया। लोग तो कोविड की वैश्विक चुनौती पे अपनी जान बचाने के, देश अपने परेशान है कि हम वैक्सीन दे सकें, हम लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकें। मैं कहता हूं दुनिया में केवल एक भारत है
जिसने कोविड की वैश्विक चुनौती में भी अगर किसी को फूड सिक्योरिटी, किसी को कोविड में हेल्थ सिक्योरिटी और किसी को दिया है तो ये भारत ने दिया। और आप भी थे 2014 में क्या कहा जाता था कि दुनिया की जो सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्था उसमें एक भारत है, और आज क्या कहा जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी भारत है। तो कौन सी तुलना आप करने की बात कर रहे हैं? आखिर हमने इंग्लैंड को पीछे करके पीछे आखिर भारत आज 5 इकोनॉमी में आ गया, और हम इस पे रुकने वाले नहीं हैं। हम तीसरी इकोनॉमी पे जाने वाले हैं कि हम दुनिया के टॉप 3 जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पे जाएंगे, और जाएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 24 में फिर सरकार आएगी, 24 में फिर सरकार आएगी, तब हम 5वीं की बात नहीं करेंगे, तब हम टॉप 3 की बात करेंगे और 2027 में टॉप की बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं ये आपसे पाल साहब बस प्लीज समाप्त कीजिए। पाल साहब मैं आपसे एक प्लीज दो बस जल्दी से हो गया नहीं हो गया, देखिए ऑलरेडी 21 मिनट्स ना। कहाँ बात, प्लीज 2 मिनट बात करें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2020 से 25 तक का हमारा टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन की हमारी सरकार का, मोदी जी का है कि हम अचीव करेंगे। तो आखिर उस $5 ट्रिलियन केवल हमारा स्लोगन नहीं है। आज उस $5 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम मनरेगा में ले रहे हैं, मनरेगा में याद करिए हर गांव में तालाब होते थे, बिहार हो, यूपी हो, चाहे तमिलनाडु चाहे बंगाल हो, हर घर के पीछे तालाब होता था, मछली पाली जाती थी। और आज तालाब विलुप्त हो रहे हैं, आज सरोवर खत्म हो रहे हैं, आज पोखरे खत्म हो रहे हैं, गांव में वाटर बॉडी नहीं, मई जून में जानवरों को पीने का पानी नहीं है। ये आप यकीन करिए कोविड की चुनौती आई, अगर लोग शहरों से, मेट्रो से गांव गए, जहां प्रधानमंत्री ने सोचा मनरेगा को हम लोगों को जॉब दें, वहीं उनको एक संकल्प आया कि हर गांव में हम अमृत सरोवर बनाएंगे। 25,000 अमृत सरोवर बनाने का काम किया। श्री डीन कुरियाकोस जी मंत्री हैं, और अब 50,000 का टारगेट 2023 तक गिरिराज जी ने 50,000 का टारगेट रखा। आप उन गांव में चलिए, आपके मेरठ में भी जो सरोवर, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसमें पाथवे है। प्लीज 2 मिनट काम आ गया। नहीं 2 मिनट दूंगा, मैंने मानवर शुरू वो वाक्य केवल बोलिए प्लीज, ओनली 2 सेंटेंसेस। तो 111 बस बता दूं $5 ट्रिलियन के लिए मैं जो बात कह रहा हूँ इनके नॉलेज के लिए रहेगा, इनके ज्ञान के लिए रहेगा प्लीज। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम $5 ट्रिलियन कैसे अचीव करेंगे। 111 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जा रहे हैं, और आने वाले 25 तक हम $5 ट्रिलियन हम करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति होगा। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूड कर दूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से अब आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, अधिष्ठाता महोदय, तो कोई बात ही नहीं। आखिर यूएसए के 3 गुना आपकी की तरफ देख रहा हूँ तब से, कंक्लूड कर दिया, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आप बंद कीजिए। गुना आबादी को हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं 3 साल से। अगर आज हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी के लिए अगर हम 80,000 करोड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, तो इनको तो कहना चाहिए गरीब विरोधी है। निश्चित तौर पर उनके विरोधी जो कोविड में जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आज उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, प्लीज। No, now you please start. Sir, thank you very much for getting this opportunity to participate in this discussion. Nothing will go on record. Around 30 minutes. Thank you. Praises on this government, Jagadambika Palji, continued, and we heard about that. Sir, I am not commenting on that, but the real factor is the rural India, the people of our nation is very much worried about the policies and the activities of this government. All the praises, whatever he said, please is about corporate groups and not been for the farmers and common people of this country. Sir, it is quite unfortunate to say that the budget 22-23 is indicating the changes in center's focus and priorities. Sir, it doesn't talk about government's early guarantee of doubling farmers' income within 5 years. The budget has purposefully excluded or subsumed some crucial schemes like
interest subsidy, subsidy on fertilizers, etc., and many older ones have been renewed. Sir, it is understood from the budget documents. The total projected expenditure of the nation for 22-23, rupees 39.45 lakhs crores. Of this, only rupees 1.24 lakh crore is earmarked for agriculture sector, which is only 3.5 or 3.1%. Also, it is clear that the priority of agriculture goes down to 7th position after defense, consumer affairs, road transport, home affairs, railway, and rural development. I have no doubt these areas are important, but agriculture sector should get more priority because a large volume of our population still depending on agriculture sector. Sir, since the inception of 17th Lok Sabha, I have been attempting to draw the attention of Union government on depressing trends in the price of agricultural products like natural rubber, cardamom, pepper, etc. It is quite unfortunate to say that these issues were not considered with adequate attention. Sir, what is the rubber price, market price nowadays? Only 140 rupees we are getting. At least 250 rupees we should get because we are not getting the production cost. Yeah, our rubber farmers are facing a crucial situation there. As per the Swaminathan formula, production cost plus 50% is very much necessary and we should get the minimum support price. And what is the price of cardamom? Nowadays, we are getting only 800 rupees. At least 1,500 rupees we should get the MSP for cardamom and pepper also. This government, union government, especially supporting the farmers through commodity boards. But after 2014, this government stopped all the incentives and the benefits, whatever distributed earlier became stopped. It is quite unfortunate. They are giving the budget allocation only for the salary distribution of their officials. They are not supporting the farmers. So our demand, the budget allocation for the commodity boards, especially rubber board, cardamom means spices board, and coffee, tea boards, the budget allocation should be enhanced. And also give some MSP plans or policies to these agricultural products. Government should announce it as agricultural products, sir. It is treating as commercial. It is like a real thing, but it should be included in the CACP list, Commission for Agricultural Cost and Price. Otherwise, we can't announce the MSP. So our demand for announcing MSP, these products identified as agricultural and should include in the CACP. That is our main demand. And also, sir, the cattle farmers, I would like to say about our cattle farmers. Government should announce the subsidy for cattle feed. Otherwise, they can't purchase the cattle feed. So they are in crisis. Our government should support them, but not at all bothering about that. And our demand, cattle farmers can include in the Manrega. Now the time for revision of our Manrega jobs. Government should consider cattle farmers also, Honorable Minister is here, cattle farmers also included in the Manrega. Very unfortunate, I would say, Manrega, this government is treating us secondary. I'm sorry to say that, sir. A large volume of Manrega wages are pending from Kerala, from my district. Large volume of wages are pending. It should be dispersed very immediately. It is a #1 poverty eradication program all over the world concerned. Manrega is our pride. Government should take it as very serious. And I'm coming to other points. Sir, our development works for railway and national highways. We are very much thankful for national highway development also, because very recently in my constituency, National Highway 85, Kochi Dhanushkodi, government awarded 910 crore rupees new project. I am very much thankful to Honorable Ministers. But my demand, we should consider the earlier announcements, that means earlier commitments, whatever this government produced. For in NH 85, Muachipudi and Kodamangalam bypass, it's a long pending demand. From 1994, we are waiting for that. And NHAI considered, but NHAI demanding 50% share of state government. But due to the financial crisis of state government not in a position to contribute that 50%. And my request, without Muachipudi and Kodamangalam bypass, NH 85's development not being completed, not complete. So that's why central government, Ministry of the Road Transport,
take it as a standalone work and complete it very fastly. And about our railway project, sir, Vande Bharat is coming. We are welcoming. But what about Angamali? Sir, 2 minutes I need. Angamali Sabari rail project. It started in 1997, 1998. But after 7 kilometers, the rest of the part is still in stagnation. We want to restart that. It is the time. Time has arrived because Kerala government already committed 50% share for the construction. But why this government is keeping delay? So our demand to Railway Ministry, Honorable Railway Minister, should consider very fastly. Idukki district is out of the railway map even now. It is only the hope. That's why, and apart from that, the people who are living that area, that project areas, peckmarked their land, and they can't pledge their land, they can't do nothing with their land. That's why they are in crisis. Government should take it in priority and restart, defreeze that Angamali Sabari railway project very immediately. And one more thing I would say about plantation laborers here. But, sir, I am coming from the district Idukki. A large volume of... Sir, 1 minute, I am concluding. Last point. Plantation workers, their living condition is very much pathetic. They have no housing facilities. Okay. Even drinking water from Pirimedu Taluk, more than 17 estates already been stopped their operations. So I urge upon the governments to announce a tea workers package for Kerala, whatever government announced in Assam and Bengal. I don't know what is the condition of that package. Anyway, we needed a special package for tea garden workers there. Thank you, sir. सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर आपने बोलने की मुझे इजाजत दी। इसका मतलब यह है कि आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं सरकार चलाने के लिए। मैं एक सवाल संसद से मांग रहे हैं। मैं एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं। क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं उसका एडवर्टाइजमेंट अखबार के जरिए वो देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया हूं। लेकिन अगर कोई किसी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं, पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन आवर के अंदर बताया है। तो सुनिए, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितना पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस का लोन राइट ऑफ किया गया है। और जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा ये आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जवाब सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी हैरानी होगी जो जवाब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने दिए हैं। उसमें लिखा है, RBI has informed that under the provisions of section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower-wise credit information. RBI ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे। आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी RBI नहीं बताएगी हमारी को। दूसरा ये है कि मैं अभी सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को। पाल साहब सुनिए, आप किसानों के बारे में कह रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश का एक छोटा सा एक शहर है, उस क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एक छोटा सा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेके नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मराठवाड़ा एक जो देश का एक छोटा सा हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ नीतियां गलत हो रही है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत हो रही है। वरना इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर रख दिए है। 940 किसान अगर सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान दे रहा है? आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए
कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे, आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद इन गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं। तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा यह है कि आप EMI के रेट तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप FD का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन FD का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं। आप एजुकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं, और अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, तो वो इमारतें किसी काम की नहीं है। अगर वहां पर अगर आपके पास फैकल्टीज नहीं है, और ये भी मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, आप ही ने जवाब दिया है, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स कितनी, अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी है? 6180 प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। IITs और IIMs, बहुत सारे बीजेपी के हमारे सदस्यों ने कहा कि देखिए हमारे राज्य के अंदर हम कितने IITs और IIMs बना रहे हैं। इमारत बनाने से तालीम नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए आपको लेक्चरर्स की जरूरत रहेगी। IITs के अंदर 4502 लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। IIMs के अंदर 493 वैकेंसीज है। दूसरा ये है एक बहुत अहम सवाल, 2015 के अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, हमने स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया कि हर बेघर को घर मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री साहब का एक भाषण भी है जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है, यूट्यूब के ऊपर आप भी देख सकते हैं, कि 2022 तक हम हर बेघर को घर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगाबाद से है, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है पिछले 6 साल से। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, एक सादा ईंट तक नहीं पड़ा है। बिल्डिंग बनाने की तो बात छोड़िएगा आप, सादा ईंट नहीं पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट, एक सादी ईंट तक नहीं पड़ी है। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, जाते जाते इस मुल्क को, हमने कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रहे थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एक इतने बड़े माइनॉरिटी के तबके को अगर आप पीछे रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि देश चलेगा आगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप आप बंद कर दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हम पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के बारे में। आज आपने अनुपूरक बजट पर
आपने मौका दिया है बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस चर्चे में लगे हैं कि अनुपूरक बजट पर क्या बोलना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं सरकार से कि विगत 8 साल से आप सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा हर साल। उसके बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। 3 महीना नहीं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। जो काम हुआ है देश में, जो लोगों के बीच में वादा किया गया है, उस पर बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए जी। हम लोग हाउस में आए हैं जनता के बदौलत जी। और आने वाला 2024 होगा सर, फिर हम लोग को जनता से वोट लेना है, तो हम लोग कितना झूठ बोलेंगे। अब जाएंगे जनता को तो हम बोलेंगे ना भाई कि 2-2 करोड़ सालाना, अब 10 साल का हिसाब आप दीजिए। माननीय मंत्री जी, बेरोजगार लोगों के लिए आपने केंद्रीय जितने भी संस्थान है, आपको चाहिए था कि सभी से डिमांड करना कि कहां-कहां वैकेंसी खाली है। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर दिल्ली, पटना, दौलताबाद जा रहे हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम होनी चाहिए। सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, रेलवे को प्राइवेट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, टेलीफोन को प्राइवेट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध फैक्ट्री था, अब आयुध फैक्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया जा रहा है। सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए, तो यह अनुपूरक बजट तो उसी हिसाब से लाना चाहिए था कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे दे, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको बचा के रखना है या नहीं कि बेच देना है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के सामने भारतीय रुपया 84 रुपया और $1 का दाम है। उस समय जब सरकार आपकी बनी थी, उस समय 64 रुपया। आज देख लीजिए जो हालात है महंगाई का। आपने कहा था कि महंगाई पर भी हम रोक लगाएंगे। जब आपने उजाला योजना चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे दुनिया लोगों ने तारीफ किया कि हर गरीब के पास उजाला योजना चला गया। आप देख लीजिए कि उजाला योजना में आज गरीब लोग कितने गैस भरवा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियां लिए हैं सभापति महोदय, उनके पास लोग गैस भराने नहीं जा रहे हैं। उसका सर्वे होना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गरीबों को आपने सालाना महीनेवारी देख लीजिए कि उस समय 460 रुपया गैस था, तो लोगों ने 1 महीना 2 महीना भराया। आज गैस का कीमत 1200 रुपये तक चला गया। आप आज गरीब के पास गैस नहीं है, फिर गरीब लोग देख रहे हैं कि लकड़ियां चुन चुन कर खाना बना रहे हैं, तार के पेड़ से जलावन निकाल रहे हैं, जो सूखे पेड़ हैं उससे जलावन निकाल के घर में खाना बना, तो उनका आंख आज भी खराब हो रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी या मंत्री जी जब जवाब देंगे तो महंगाई पर भी लोगों को जवाब देश के सामने रखना पड़ेगा। 2024 है, सिर्फ सबके लिए है। हम लोग का तो बचाव तभी होगा जब माननीय मंत्री जी जवाब में कहेंगे कि हम महंगाई को रोकेंगे। आज सभापति महोदय, हम समझते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार नहीं, बहुत है, उड़ीसा है, कई राज्य हैं। आपने कहा था कि देश का विकास दर हम बढ़ाएंगे, और देश का विकास तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो पिछड़े राज्यों के लिए आपने कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, लेकिन बिहार लगातार मांग कर रही है विशेष राज्य के दर्जे का, लेकिन आपने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, जिस तरीके आपने पहले राज्यों को आपने पिछड़ा राज्य के विशेष राज्य का जहां जहां दर्जा दिया, उसी तरीके से बिहार में भी पिछड़े राज्य विशेष राज्य का दर्जा देकर जहां की औद्योगिकरण बढ़े, इसके लिए आप काम करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर गरीब को पक्का मकान
देने का भी आपने वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब के छत का इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन आज देश दुनिया हम लोग घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, गरीब के पास आज भी गरीबी वही हालत है। आज भी इंदिरा आवास की जो बनना चाहिए था आज गरीबों को बीच नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास तो मैंने आपको आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जो बात कह रहा हूं सर, जी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा था उसी को कह रहा हूं कि बजट में यही लाना चाहिए था। आज गरीबों के पास मकान नहीं है, पक्का मकान बनवाने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उतना ही नहीं सभापति महोदय, आज किसानों को खाद नहीं गांव में मिल रहा है। आज 37% बिहार से मैं आता हूं, बिहार में अभी यूरिया मात्र 37% सप्लाई हो रहा है। आज किसान परेशान है। आप कहते हैं कि राज्य सरकार जमाखोरी करा रही है, लोग प्रचार करा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आज पूरे देश में कितने राज्यों को आपने किस रूप में आपने यूरिया का आवंटन किया, इस सरकार को बताना चाहिए। लगातार किसान परेशान है। सभापति महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि डिमांड्स ऑन ग्रांट, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स को तो हमें पास करना ही है, लेकिन इसकी स्क्रूटनी करना भी हमारा दायित्व बनता है। 3,25,000 करोड़ से ऊपर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है, कैश फ्लो हमें अंदर इसमें देना है। मैं आपसे के माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी शायद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, एमओएस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो जवाब देंगे तो इस बात को भी ध्यान में रख करके जवाब देंगे। यहां कल से बहुत चर्चा हो रही कि साहब माननीय सदस्य, ये गैस सब्सिडी तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए ये खर्चा जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 32% सब्सिडाइज्ड रेट पर रशिया से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो भारत सरकार की जो ऑयल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये सच नहीं है कि आपके सरकार के जो खास जिन पर आशीर्वाद रहता है 2-3 कॉरपोरेट्स पर, वो लोग सस्ते दाम पर रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठा करके रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं 32% सब्सिडाइज्ड रेट पे, और फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह में। तो ये जो विंडफॉल गेन जो चंद खासतौर से रिलायंस